Hello guys, welcome to the channel H2O the A to Z of Chemistry। आज हम शुरू करेंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 2, बट मेक श्योर आपने पिछला लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देखा हुआ हो। लास्ट लेक्चर में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ली थी S ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, सो प्लीज डू वॉच दैट सो दैट कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो शुरू से बहुत अच्छी हो। अब ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करता है? वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल में, राइट? इसीलिए हम एस ऑर्बिटल के लिए इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब हर एक शेल में एक ही एस ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आज हम एक डिटेल डिस्कशन शुरू करने वाले हैं अल्कली मेटल्स पे, दैट इज ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स। और आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इन अल्कली मेटल्स की अकरेंस और उसके साथ इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे, एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियाई, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लेक्चर मेरे साथ एंजॉय करेंगे। सो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स या अल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं? वेल, सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। और इनको याद रखने के लिए आपके साथ पिछले लेक्चर में एक निमोनिक भी शेयर किया था, लीना की रूबीना से फ्रेंडशिप। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। अब हम इन्हें अल्कली मेटल्स क्यों बुलाते हैं? हम इन्हें अल्कली मेटल्स इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, राइट? तो हम मेटल को वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है विच इज सॉल्युबल इन वाटर, और वो एक स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन है, इसलिए हम इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब हम आगे की डिस्कशन शुरू करें उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले अगर आपने अपना पीरियोडिक टेबल देखा है तो उसमें लिथियम से पहले हाइड्रोजन प्लेस्ड होता है। हाइड्रोजन को हम इस डिस्कशन में इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप नंबर 17 दैट इज हेलोजेंस के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं और वहां पे उनके साथ डिफरेंसेस भी हैं। तो हम हाइड्रोजन को सेपरेटली ही डिस्कस करते हैं और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी इसके लिए एक सेपरेट कोर्स चैप्टर है और हमने भी एक सेपरेट कोर्स पुट किया है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स पे। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं फॉर योर थॉरो अंडरस्टैंडिंग। साथ ही में प्लीज डू रिमेंबर कि यहाँ पे जो फ्रेंडशिप है दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बताया था और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है, दैट इज जस्ट 21 मिनट्स। इसलिए हम अपनी सारे डिस्कशन में जो आज से हम शुरू कर रहे हैं अल्कली मेटल्स में उसमें फ्रेंशियम को ना इंक्लूड करते हुए सिर्फ लिथियम से लेकर सीजियम तक की स्टडी पे लिमिटेड रहेंगे, राइट? अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन सब अल्कली मेटल्स में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल ऑफ देयर वैलेंस शेल, इसीलिए ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज NS1। एन का मीनिंग लास्ट शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एस ऑर्बिटल है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर। अब इनकी अगर हम सारों की डिटेल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारे पास लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में भी 3, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s1, राइट? हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हम जो भी एलिमेंट है उससे पहले आने वाली नोबल गैस को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के उसके बाद जो भी बाकी का वैलेंस शेल में जो हमें लिखनी होती है कॉन्फ़िगरेशन उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि लिथियम के लिए अगर हमें 1s2 लिखना था तो हीलियम की 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है तो हम हीलियम लिख के 2s1 लिख देते हैं। सिमिलरली सोडियम के लिए नियॉन 3s1, पोटेशियम के लिए आर्गन 4s1, रुबीडियम के लिए क्रिप्टॉन 5s1, सीजियम के लिए जीनॉन 6s1, फ्रांशियम के लिए रेडॉन 7s1। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं साथ साथ नोबल गैस के, ये लिखने जरूरी नहीं है, आप इसको लिख भी सकते हैं, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ तक कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं।
ठीक है। सो ये आप लिखें या ना लिखें, दैट विड बी योर चॉइस, दोनों ही वे में ये करेक्ट रहेगा। और ये शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का। आपको यहाँ तक, जैसे कि अगर आपको फ्रेंशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो पहले के 86 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर इसको मैच करेंगे तो आप देख सकते हो कि 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? s ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये जो n है या ये जो नंबर है जहाँ पे लास्ट शेल जा रहा है, ये इन एलिमेंट्स के लिए उनका पीरियड का नंबर भी होता है। तो लिथियम इज गोइंग टू बी अ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सोडियम इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट, पोटेशियम इज अ फोर्थ पीरियड एलिमेंट एंड सो ऑन। अब ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में जो जा रहा है, दैट इज वेरी लूजली हेल्ड, वो बहुत टाइटली हेल्ड नहीं होता। इसकी वजह से ये इसको लूज कर सकते हैं और ये फॉर्म करते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो m पॉजिटिव आयंस फॉर्म करेंगे, ये इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को बताता है। और जो भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और वो बहुत इजीली मेटालिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत रिएक्टिव भी होते हैं। और जनरली हम देखते हैं कि ये फ्री स्टेट में पाए ही नहीं जाते, इतने रिएक्टिव हैं कि हमेशा कंपाउंड्स की फॉर्म में दूसरे एलिमेंट्स के साथ ही हमें ये मिलते हैं। सो नेक्स्ट है इनकी अकरेंस, ये कहाँ पे हमें नेचुरली मिलते हैं। सो सबसे पहले है लिथियम। तो लिथियम के जो कॉमन ओर्स हैं वो है लेपिडोलाइट, पेटालाइट, ट्राइफिलाइट, स्पोडुमी। वेल, ये फॉर्मूलाज डिफिकल्ट हैं और जनरली एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। सो प्लीज एटलीस्ट इनके जो ओर्स के नाम हैं वो आप जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा, इन ओर्स के अलावा, लिथियम हमें स्प्रिंग वाटर में, कुछ प्लांट्स जैसे कि शुगर केन, बीट, टबैको में भी मिलता है। और लिथियम का आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो गया है, क्योंकि मेंटल इलनेसेस, जो दिमाग की तकलीफें हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और लिथियम उन सब में बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है, उनमें लोगों की ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए आजकल लिथियम की स्टडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में लेपिडोलाइट राजस्थान, बिहार, कश्मीर और कर्नाटका में मिलता है। नेक्स्ट है सोडियम। तो सोडियम तो आप सब लोग जानते हो, बहुत ज्यादा आप लोग खाते भी हो एज द कॉमन टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। तो इसके कॉमन ओर्स देखते हैं हम। तो सोडियम का जो पहला ओर है दैट इज मेराबिलाइट सोडियम सल्फेट। रॉक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, तो जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं वो हमें किससे मिलता है? रॉक सॉल्ट से। चाइल्ड सॉल्ट पेटर, ये है सोडियम नाइट्रेट। बोरेक्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को स्टडी करोगे वहां पे हम इसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं। दैट इज Na2B4O7 10H2O। फिर उसके बाद है ट्रोना, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट 2H2O। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया पोटाशियम। तो पोटाशियम अगेन बहुत रिएक्टिव है, तो कंबाइंड फॉर्म में ही मिलता है। और इसके कुछ कॉमन ओर्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। एक है कार्नेलाइट, जिसके अंदर है पोटाशियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड विद वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिर है हमारे पास केनाइट, KCl MgSO4 3H2O, शॉनाइट, पोटाशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट 6H2O, सिल्वाइट KCl, सिल्वेनाइट सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड का मिक्सचर है। पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट में एक एग्जाम्पल है हमारे पास फेल्सपार, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, तो पोटाशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और सिलिकॉन का ऑक्साइड। सिमिलरली हमारे पास इसी तरीके माइका है, जहां पे अगेन हमारे पास है KAl3Si3O10OH ट्वाइस। ठीक है, तो ये भी एक तरह का पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। सो नेक्स्ट रुबीडियम। रुबीडियम भी बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत ही कम मिलता है, बहुत ट्रेसेस में हम देखते हैं कि ये लिथियम के ही और लेपिडोलाइट में साथ में ही प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं सबसे ज्यादा आज की इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे, वो है इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक आयनिक रेडियाई, उसके बाद एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले आप ये टेबल देखो। ये टेबल हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से ही लेकर रिप्रोड्यूस किया है। ये है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कली मेटल्स। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज गिवन है, तो आपको ये वैल्यूज को याद नहीं करना है। इन वैल्यूज को हमने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड कैसे करना है? हमारे पास यहाँ पे गिवन है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया कि लास्ट शेल में जो s ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो हम उन्हें अल्कली मेटल्स बोलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज को देखोगे तो लिथियम से लेके सीजियम, फ्रांशियम तक ये जो वैल्यू है आयनाइजेशन एंथैल्पी की वो डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी की अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये जो एक नेगेटिव वैल्यू है एंथैल्पी की, नेगेटिव वैल्यू शो करती है कि एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज होगी, ठीक है। और ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो डाउन द ग्रुप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो अगेन हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्यों डिक्रीज कर रही है। सिमिलरली हमारे पास है मेटालिक रेडियस। रेडियस इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप। आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीज कर रहे हैं। डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। मगर डेंसिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे, वो ये है कि लिथियम से अगर आप सोडियम जा रहे हो तो इंक्रीज की, उसके बाद क्या हुआ, ये बढ़ा और फिर पोटाशियम पे ये कम हो गया और फिर उसके बाद फिर से वापस बढ़ना शुरू हो गया। तो यहाँ पे सोडियम की जो डेंसिटी है दैट इज मोर देन दैट ऑफ पोटेशियम, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये चीजें हैं जो कि आपको इन टेबल्स में से स्टडी करनी होती हैं। नेक्स्ट इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन है और वो जो वैल्यूज हैं अगेन वो क्या हो रही हैं, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इस टेबल को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है, इन वैल्यूज को याद नहीं करना होता। इस टेबल के बेसिस पे जो प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और वैसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई ये क्योंकि मेटल्स हैं तो इनके लिए हम स्टडी क्या करेंगे, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस हम कैसे मेजर करते हैं, इसे हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था जब हम एटॉमिक रेडियाई के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी कर रहे थे, कोवेलेंट रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियस, एंड साथ ही में हमने मेटालिक रेडियस को भी डिस्कस किया था। तो मेटालिक रेडियस क्या होता है, हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट मेटल एटम्स इन अ मेटल लेटिस इज कॉल्ड एज मेटालिक रेडियस। तो इसको हम मेजर करने के लिए एक मेटालिक लैटिस लेके उसमें कोई भी दो नियरेस्ट एटम्स के बीच का डिस्टेंस लेके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा मेटालिक रेडियस, राइट। अब हम स्टडी कर रहे हैं ये मेटालिक रेडियस अल्कली मेटल्स के लिए। तो आपको क्या याद रखना है कि अल्कली मेटल्स के लिए ये जो एटॉमिक रेडियाई होंगे दे विल बी लार्जेस्ट इन द रिस्पेक्टिव पीरियड, ठीक है। तो पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, अल्कली मेटल्स का। नोबल गैसेस को हम अलग कर देते हैं क्योंकि उसके लिए हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस को स्टडी करते हैं, दैट इज वैन डर वाल्स रेडियस। और वो अपने आप में ही क्योंकि किसी भी एटम के एसोसिएशन में नहीं होता तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू द कोवेलेंट रेडियस एंड द मेटालिक रेडियस, ठीक है। तो इनका जो रेडियस है दैट इज लार्जेस्ट इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स। और वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और कोई भी नई शेल ऐड नहीं हो रही होती, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है और एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि ग्रुप में क्या होता है। तो ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडिया जो होते हैं दे कीप ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो डाउन द ग्रुप। इसका मतलब जो साइज होगा वो लिथियम से लेके सीजियम तक, फ्रांशियम तक भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन अगेन ये है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहाँ पे पहले तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बट उसके साथ साथ हर बार एक एक नया शेल ऐड होता रहेगा। यहाँ पे पहले आपके पास क्या है 2s था, ठीक है, यहाँ पे 3s हो जाएगा, 4s हो जाएगा। तो हर बारी जब भी एक
नेक्स्ट आप एलिमेंट पे जाओगे तो एक एडेड शेल होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, एड शेल भी होगा, और जैसे शेल बढ़ता है वैसे साइज ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे और रोल प्ले करती है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, अगेन इसको हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एक डिटेल्ड लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। इन केस अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ इसको ब्रीफली ही रिवाइज कर सकती हूँ आपके साथ। तो ये अगर हमारे पास कोई भी एक एटम है, राइट, तो उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया है। अगर हम सपोजिटली इस इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पे अंदर जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ आता है। मगर होता क्या है कि अगर बीच में शेल्स प्रेजेंट है तो उन शेल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए वो इसकी अट्रैक्शन को बीच में ब्रेक करते हैं, स्क्रीन की तरह काम करते हैं। वो इनको आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होने नहीं देते, या वो जो इफेक्ट है उसको कम कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स का इंक्रीज करेगा, उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, वो इंक्रीज करता जाएगा, राइट। अगर वो इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियर की तरफ अट्रैक्शन कम होगी और अगेन साइज बढ़ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मगर उसके साथ साथ शेल्स का नंबर बढ़ता है, और साथ ही में स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से नेट इफेक्ट क्या होता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। और यहां से इसकी इन्फ्रेंस क्या निकलेगी, इसकी इन्फ्रेंस ये निकलेगी कि हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट एटम है पीरियोडिक टेबल में, दैट इज गोइंग टू बी सीजियम। सीजियम हम तब कहेंगे अगर हमारे ऑप्शंस में फ्रांशियम इंक्लूडेड ना हो। अगर ऑप्शंस में फ्रांशियम भी इंक्लूडेड हो तो लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होगा फ्रांशियम का, मगर अगर वो ना इंक्लूडेड हो तो लार्जेस्ट साइज होगा सीजियम का, ठीक है। क्योंकि पीरियड के अंदर ये सबसे बड़े और ग्रुप में फ्रांशियम या सीजियम सबसे नीचे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट हम आते हैं आयनिक रेडियाई पे। तो आयनिक रेडियाई कैसा होगा, वेल हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, जैसे कि सपोजिटली हमारे पास लिथियम का एटम है, ठीक है। लिथियम इसलिए लिया क्योंकि इस बनाना मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान। तो इसमें +3 चार्ज है जो कि प्रोटॉन्स की वजह से है। उसके बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में और 1 इलेक्ट्रॉन 2s में, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Li पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक आयन बोलेंगे। और अगर हम इसका रेडियस को मेजर करेंगे तो वो हो जाएगा आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियाई का जो ट्रेंड होगा वो बिल्कुल एटॉमिक रेडियाई के जैसे ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज करेंगे फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे कंपैरिजन में पूछी जाती है वो ये होती है कि जो आयन है उसका इन कंपैरिजन टू द पेरेंट एटम साइज क्या है। तो यहाँ पे हम फॉर्म कर रहे हैं एक कटायन और उसको कंपेयर कर रहे हैं उसके पेरेंट एटम से। इसका मतलब है कि आप कंपेयर कर रहे हो कि लिथियम का साइज बड़ा होगा या लिथियम पॉजिटिव का साइज बड़ा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि वेल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों के केस में सेम रहेंगे, राइट। तो दोनों के केस में 3-3 प्रोटॉन्स हैं अगर हम लिथियम का एग्जांपल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयन के केस में कम हो जाएंगे, लिथियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, लिथियम पॉजिटिव के केस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। इसलिए जो न्यूक्लियस है उसको लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना पड़ेगा इन केस ऑफ द आयन। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो इसका मतलब है न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी, और जो नेट न्यूक्लियर चार्ज है उसके बढ़ने से जो एटॉमिक साइज है वो कम होगा। अल्कली मेटल्स के केस में जब आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो वेल एक कंप्लीट शेल ही बाहर निकल जाती है, क्योंकि उनके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था। और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये जो अल्कली मेटल्स के आयंस हैं उसका साइज अपने पेरेंट एटम के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है, राइट। सो व्हाट डू वी कंक्लूड कि M is going to be having a greater size than M positive, ठीक। I hope this is clear.
सो अगेन आपको क्या याद रखना है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक टेबल में लार्जेस्ट केटायन कौन सा है, तो लार्जेस्ट केटायन होगा सीजियम पॉजिटिव। इन केस अगर अगेन फ्रेंशियम गिवन हो तो फ्रेंशियम पॉजिटिव। और स्मॉलेस्ट केटायन लिथियम नहीं है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट केटायन लिथियम नहीं है। प्लीज डू रिमेंबर उसके ऊपर हाइड्रोजन भी प्लेस्ड है, तो जो स्मॉलेस्ट केटायन होगा दैट विल बी H पॉजिटिव इन द पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट आ गया एटॉमिक वॉल्यूम। तो हम इनका वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एटम्स जो होते हैं वो स्फेरिकल इन नेचर होते हैं, तो उनका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द एटम, राइट। तो इसका मतलब है कि जहां जहां पे रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, वहां पे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो अल्कली मेटल्स के केस में हमने देखा कि पीरियड के अंदर उनका साइज सबसे बड़ा था, तो इसलिए उनकी वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा होगी। और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा था, तो एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल सेम ही ट्रेंड रहेगा। मगर डेंसिटी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, डेंसिटी इज मास ओवर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी के लिए दो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस रहेंगी, मास और वॉल्यूम। अगर हम एक पीरियड में देखते हैं तो पीरियड में अल्कली मेटल्स का जो साइज है वो सबसे बड़ा है। अगर वो साइज सबसे बड़ा है तो हम देखते हैं कि जो इनकी डेंसिटी है वो सबसे कम है, ठीक है। तो दे हैव लो डेंसिटीज बिकॉज ऑफ अ लार्ज साइज। और अगर आप इसको ग्रुप में देखोगे तो ग्रुप में क्या होगा, मास भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मगर हम देखते हैं कि डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। इसका मतलब है कि मास का जो इंक्रीज है वो वॉल्यूम के इंक्रीज के कंपैरिजन में एक ग्रुप में ज्यादा हो जाता है, इसलिए जो डेंसिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। और लिथियम इज द लाइटेस्ट नोन मेटल, ठीक है। आई होप ये आप याद रखेंगे, लिथियम इज द लाइटेस्ट नोन मेटल। और डाउन द ग्रुप लिथियम से नीचे जाएंगे सीजियम तक तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, मगर वहां पे एक एक्सेप्शन थी जो कि हमने टेबल में देखी थी। और वो एक्सेप्शन क्या थी कि सोडियम की डेंसिटी पोटाशियम के कंपैरिजन में ज्यादा है। वो ज्यादा क्यों है, क्योंकि जब हम सोडियम से पोटाशियम पे मूव करते हैं तो वेल वहां पे एड अप होती हैं 3D ऑर्बिटल्स। तो 3D ऑर्बिटल्स के एड अप होने से अनयूजुअली साइज पोटाशियम का बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये मास बाय वॉल्यूम था और वॉल्यूम एकदम से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, इसलिए क्या होगा कि डेंसिटी पोटाशियम की सोडियम से कम है, ठीक है। सो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, अदरवाइज सेम ही ट्रेंड रहेगा तो बाकी सब चीजें याद रखनी आसान रहती है। सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगेन इसे हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर आपको एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो तो आप हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले कंप्लीट कोर्स को देख सकते हैं। वहां पे आपको हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल क्या होता है, वेल मैं यहाँ पे सब कुछ दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ सो दैट कि आपके कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो। All right, so ionization enthalpy, this is the minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट X हो और उसका गैशियस स्टेट में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो वो बन जाएगा एक X पॉजिटिव गैशियस आयन। और उस प्रोसेस को करने के लिए जितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ी उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। और क्योंकि ये एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंटली आइसोलेटेड गैशियस एटम बहुत बहुत जरूरी है, इसे आपने भूलना नहीं। क्यों है ये एक आइसोलेटेड गैशियस एटम, वो इसलिए है क्योंकि ये है मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स के अंदर क्या होगा, एक मेटल का लैटिस होगा, तो मेटल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होंगी। तो अगर हमें इसमें से एक एटम का इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, उसके लिए जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले वो एटम कुछ जो आसपास के सराउंडिंग एटम्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस वगैरह हैं उनको ब्रेक करने में कुछ एनर्जी को कंज्यूम कर देगा, ठीक है। तो हम जो एक्चुअल में एक एटम में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी को अगर मेजर करना चाहते हैं तो उसको नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर हम एक आइसोलेटेड गैशियस एटम ले लें, एक अकेला गैस का एटम ले लें और उसको अंदर से हम हीट सप्लाई करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए,
वेल वो हो जाएगी एक्चुअली में आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि उसमें और कोई भी फैक्टर रोल नहीं प्ले कर रहा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये आइसोलेटेड गैसियस एटम वर्ड को भूल ना जाए। ठीक है, अब ये है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। अब अल्कली मेटल्स के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए आपको क्या याद रखना है? वेल, सबसे पहले कि ये बहुत ही लो वैल्यू होती है। क्यों बहुत लो वैल्यू होती है? क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करें तो ये क्या अटेन कर लेंगे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए ये इसको अच्छे से करना चाहते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, इसलिए हमें ने बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन, राइट? सो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सोडियम। क्यों ऐसा होने वाला है? वो इसलिए होने वाला है क्योंकि लिथियम से सोडियम अगर हम जाएंगे तो साइज क्या है? बढ़ रहा था। ठीक है, साइज बढ़ रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा था, मगर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा था। तो इन टोटल क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के साथ कम अट्रैक्टेड होगा अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे। अगर उसकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कम होगी तो ऑब्वियसली हमें उसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, राइट? तो लिथियम के केस में छोटा एटम, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को उसने बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे और सीजियम में जाके उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान हो जाएगा, और वो एक इसका इंपॉर्टेंट यूज भी बन जाता है। हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में इसीलिए यूज भी करते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है। आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अल्कली मेटल्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज आयनाइजेशन पोटेंशियल के रिलेटेड कि दे हैव एक्सेप्शनली हाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड है हाई? वो इसलिए है कि वेल अगर हम अगेन लिथियम का एटम ड्रॉ करेंगे तो ये हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास बन गया Li पॉजिटिव। अब हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को अगर हमने निकालना है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे मगर अब वो एक लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे हैं, इसलिए अब उस पुल में से इलेक्ट्रॉन को खींचना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है। दूसरा पॉइंट, M पॉजिटिव जो है उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, उसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, वो और इलेक्ट्रॉन लूज करना ही नहीं चाहेगा। ऑलराइट, और स्मॉल साइज ऑफ द M पॉजिटिव आयन, क्योंकि एक शेल भी कम हो गया, उसका साइज भी बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो इन तीन वजहों से हमारे पास जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी अल्कली मेटल्स के लिए वो एक्सेप्शनली हाई होती है। वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते, इसीलिए ये क्या फॉर्म करते हैं? हमेशा सिर्फ यूनी पॉजिटिव कैटायंस। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और जो कि यहाँ पे नहीं लिखी हुई है वो ये है कि जैसे हम कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज डिक्रीज करती हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है वो ज्यादा हो जाती है, इसलिए डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इनकी इंक्रीज करती है। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप यहाँ पे एड ऑन अपने नोट्स में कर सकते हैं कि डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी बिकॉज दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज गोइंग डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी अगेन अगर आपको एक डिटेल डिस्कशन चाहिए तो मेरे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स में अवेलेबल है, आप वहां पे उसको देख सकते हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड ऑन डाइल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ द गैसियस आयंस। अब उसका मीनिंग क्या है कि हमने गैसियस आयंस लिए, उसको हमने बॉटम में से पास किया तो वो क्या होंगे? हाइड्रेट हो जाते हैं, वो क्या बन जाते हैं? X पॉजिटिव एक्विस। इसका मीनिंग अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, और क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए डेल्टा H नेगेटिव। अब इसका मीनिंग क्या है कि ये हाइड्रेट हो जाते हैं। अगर हमारे पास एक सोडियम का आयन है तो ये एक गैसियस आयन है, हमने इसको वाटर में से पास किया। ठीक है, तो होगा क्या? वाटर क्या होता है? वाटर में डाइपोल होता है।
ठीक है। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ऑक्सीजन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ पुल करता है। ऑक्सीजन पे आ जाता है एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट होके कैसे स्ट्रक्चर सा फॉर्म कर लेते हैं, इस तरीके से कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आके इस सोडियम आयन के आसपास सराउंड करके, राइट। अब ये जो सोडियम का आयन था पहले एक छोटा सा आयन था, अब ये क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ सराउंडेड होने की वजह से एक बड़ा सारा आयन बन गया। इसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन। ओके, तो अब ये जो हाइड्रेटेड आयन है, आप देख सकते हो कि जो सोडियम का पहले गैसियस आयन था उसके कंपैरिजन में उसका साइज कितना ज्यादा बड़ा हो गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ ज्यादा एसोसिएट हो जाएंगे उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ऑलराइट, सो फैक्टर्स क्या हैं जो कि इस हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे, या फैक्टर्स क्या हैं जो कि इस हाइड्रेशन प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड। तो जो फैक्टर है दैट इज चार्ज डेंसिटी। जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा उतनी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, उतने उस हाइड्रेटेड आयन का साइज ज्यादा होगा और उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी इज चार्ज का साइज के साथ रेशो। इसका मीनिंग ये है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी को हमें देखना है कि किसकी ज्यादा होगी, तो हमें जो भी आयंस को हम कंपेयर कर रहे हैं उनके चार्ज को और साइज को कंपेयर करना है। अगर साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर अब हम अल्कली मेटल्स को देखेंगे तो अल्कली मेटल्स के केस में अगर आप सारों को कंपेयर करोगे तो Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव बनेंगे, तो चार्ज तो सेम होगा, तो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा साइज का। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो लिथियम का आयन है वो सबसे ज्यादा हाइड्रेट होगा क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये ऑर्डर क्या होगा, वेल ऑर्डर होगा कि लिथियम आयन की हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, फिर सोडियम आयन की, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। ठीक, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि Li पॉजिटिव की मैक्सिमम हाइड्रेशन, इसीलिए हम देखते हैं कि जो लिथियम के सॉल्ट्स होते हैं दे आर मोस्टली हाइड्रेटेड, फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड 2H2O, राइट। तो लिथियम का हाइड्रेटेड आयन का साइज बड़ा होगा सीजियम आयन से, प्लीज डू रिमेंबर दिस। ठीक है, तो हम कंपैरिजन में जब भी साइजेस को कंपेयर करते हैं कि हम स्टडी करते हैं कि जो आयनिक रेडिया है वो लिथियम पॉजिटिव का सबसे छोटा है और सीजियम पॉजिटिव का सबसे बड़ा है, मगर जब हम एक हाइड्रेटेड आयन की बात करेंगे तो ये ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो लिथियम आयन सबसे बड़ा हो जाएगा। अब एक चीज और है, एक है वो है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्या है कि आयन कैसे मूव कर सकते हैं, स्पेशली हम इसे स्टडी करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो आयंस कितनी आसानी से मूव कर सकते हैं, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जितना साइज बड़ा होगा उतनी उस चीज को मूव करना मुश्किल होगा। अब क्योंकि ये वाटर में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि जब हमें साइज को कंपेयर करना है तो हमें उनके हाइड्रेटेड आयन के साइज को कंपेयर करना होगा जब भी हमें आयनिक मोबिलिटी बताना होगा एक्वस सॉल्यूशन में, राइट। तो सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसकी होगी, सीजियम आयन की। सबसे कम मोबिलिटी किसकी होगी, लिथियम आयन की, क्योंकि लिथियम का हाइड्रेटेड आयन का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम के आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसमें उससे भी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड करेंगे। So we have the order for ionic mobility to be lithium to be the least and cesium positive to be the most. और इसके प्रोपोर्शनल ही आप यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो, कंडक्टिविटी इन सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जितनी मोबिलिटी ज्यादा होगी उतनी एक सोल्यूशन के अंदर इनकी कंडक्टिविटी बेटर होगी। सो आयनिक मोबिलिटी इज गोइंग टू बी जस्ट सिमिलर टू कंडक्टिविटी ऑल्सो। तो सेम कंडक्टिविटी के लिए भी यही ऑर्डर होगा। सो आई होप अब आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। एटॉमिक रेडिया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे गए टॉपिक हैं।
तो अब अगर आपको समझ में आ गया तो लेट मी चेक कि आप लोगों को वाकई में समझ में आया। मैं आपसे पूछने वाली हूँ 7 क्वेश्चंस। इन 7 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजने हैं। इनके करेक्ट आंसर्स मैं आपको तभी दूंगी अगर आप इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे। थोड़ी देर बाद हम कुछ लेक्चर्स को अपलोड करने के बाद एक कंप्लीट डिस्कशन रखेंगे इन क्वेश्चंस के, जहां पे हर एक का आंसर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, जैसे जैसे आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं, आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए, सो दैट मुझे भी मालूम लगे कि आपने इस लेक्चर में से कितना गेन किया। तो पहला क्वेश्चन है, among alkali metals cesium is the most reactive because its complete shell is nearest to the nucleus. It has a single electron in the valence shell. It is heaviest alkali metal. The outermost electron is more loosely bound than the outermost orbit of other alkali metals. ये कर्नाटका CET 2006 का क्वेश्चन है। मैंने ये जो क्वेश्चंस है वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लिए हैं, सो दैट कि मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे सकूं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आए हैं, सिर्फ मैंने डिफरेंट टाइप्स को यहाँ पे आपके लिए चूज किया है। तो इसका आपको आंसर लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द अल्कली मेटल्स। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ द अल्कली मेटल्स। तो अगेन मैंने आपको इसका इंपॉर्टेंस बताया था कि ये एक वो ट्रेंड है जहां पे हम कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर देखते हैं, और ये केरला पीएमटी 2011 का क्वेश्चन है। किसी और एग्जामिनेशन में भी आया था, आई डू नॉट रिमेंबर कि कौन सा था, बट वहां पे भी इसको डेंसिटी को पूछा गया है। नेक्स्ट आ गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कली मेटल्स ऑफ द आयंस इज जेईई मेंस अप्रैल 2019। ठीक है, तो बहुत लेटली भी अभी रिसेंट पेपर्स में भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लीज इनके इंपॉर्टेंस को जरूर समझिएगा। Fifth question, the ionic mobility of the following alkali metal ions is lowest when the aqueous solutions of the salts they are put under an electric field. Potassium, rubidium, lithium and sodium, और NEET 2017 का question। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT प्रिलिमिनरी 2012 का क्वेश्चन, द ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ द हाइड्रेटेड अल्कली मेटल आयंस ऑन एन आयन एक्सचेंज रेजन फॉलोज द ऑर्डर। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट साथ में इन्वॉल्व है वो है आयन एक्सचेंज मेथड, जो कि हम वाटर सॉफ्टनिंग में स्टडी करते हैं इन द कोर्स हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लेक्चर्स में हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर फॉर्म करने के लिए आयन एक्सचेंज मेथड को यूज किया जाता है। वहां पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया है, और यहाँ पे एसेंशियली उस आयन एक्सचेंज मेथड में आपको क्या चाहिए है, हाइड्रेटेड अल्कली मेटल। जितना वो हाइड्रेटेड ज्यादा होगा उतनी उसकी एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो मैंने आपको क्लू भी दे दिया इसको आंसर करने के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबीडियम आयंस इन द एक्वियस सॉल्यूशन। सो आई होप अब आप ये भी बता सकते हैं, मैंने आपको कंडक्टिविटीज के लिए भी बता दिया कि क्या ऑर्डर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। एंड द क्वेश्चन दिस वाज आस्क्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल जेईई 2006। सो इन क्वेश्चंस को देखते हुए ही हम अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कंसेप्ट ना हो जो कि हमारे लेक्चर्स में छूट जाए और आप लोग अपने एग्जामिनेशन में परफॉर्म ना कर पाए। सो प्लीज जल्दी से अपने आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कीजिए, और अब एक जल्दी से रीकैप कर लेते हैं आज के इस डिस्कशन का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैव एन एज सेक्शन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो कुछ भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं इसको एक सेपरेट नोटबुक में लिख लो, सो दैट कि आप अपने एग्जामिनेशन पे जाने से पहले एक बार इनको जरूर देख सके। तो आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज, प्लीज रिमेंबर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज भी डाउन द ग्रुप क्या करती हैं, डिक्रीज करते हैं। उसके बाद है डेंसिटी का ऑर्डर। तो डेंसिटी का ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, एक्सेप्ट कि पोटेशियम विल बी हैविंग अ लोअर डेंसिटी देन सोडियम। और साथ ही में एटॉमिक साइज, एटॉमिक वॉल्यूम, आयनिक मोबिलिटी, कंडक्टिविटी इन सोल्यूशन डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा फ्रॉम लिथियम टू सीसियम। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको सेपरेट नोटबुक में लिख के रखो। जैसे जैसे हम बाकी के सब ट्रेंड्स करते रहेंगे, आपके एक प्रॉपर ट्रेंड्स के लिए एक नोटबुक तैयार हो जाएगी, जिससे आप फाइनली
देख के जा सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया, आपको सब कुछ समझ में आ गया और मैं आपके आंसर्स की वेट कर रही हूँ और आप अपने नेक्स्ट लेक्चर की वेट कर रहे हैं। सो हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।